14 अप्रैल 1912 रात के करीब 11:40 बजे थे। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में घना अंधेरा था। उस बर्फीली रात में समुद्र के तल पर तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ताकतवर जहाज RSS टाइटैनिक था। कुछ ही सेकंड में इस घमंडी जहाज ने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। न डूबने वाला जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। और 1500 से ज्यादा लोगों ने समुद्र की गहराई में अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के गर्व, टेक्नोलॉजी की सीमाओं, क्लास के अंतर, हिम्मत, त्याग और मौत की एक कभी न भूलने वाली कहानी है। चलिए उस समय पर वापस चलते हैं जहां एक सपने की कहानी शुरू हुई थी, जिसका अंत एक भयानक तबाही में हुआ। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। उस समय समुद्र से यात्रा करना लोगों के लिए लंबी दूरी के कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया था। यूरोप से अमेरिका जाने के लिए अटलांटिक पार करना पड़ता था और इस समुद्री रास्ते पर दबदबे के लिए ब्रिटिश और जर्मन शिपिंग कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला था। उस समय ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन और जर्मन कनार्ड लाइन एक दूसरे की दुश्मन थी। कनार्ड लाइन ने 2 लेटेस्ट जहाज बनाए, मॉरिटानिया और लुसिटानिया। इन 2 तेज जहाजों ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया। व्हाइट स्टार लाइन के उस समय के चेयरमैन जेब ब्रूस इसमें इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर आए। उन्होंने स्पीड पर नहीं बल्कि साइज और लग्जरी पर ध्यान दिया। वह 3 ऐसे जहाज बनाना चाहते थे जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लग्जरी जहाज हों। इन 3 जहाजों के नाम थे ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। 1907 में इसमें और मशहूर शिप बिल्डिंग कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ के हेड लॉर्ड विलियम पीरी मिले। उस मीटिंग में यह तय हुआ एक ऐसा जहाज बनाया जाए जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड, यहीं से दुनिया के सबसे बड़े जहाज का बनना शुरू हुआ। 31 मार्च 1909 टाइटैनिक की कील या रीढ़ की हड्डी रखी गई। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं। हर दिन लगभग 3000 मजदूर जहाज पर काम करते थे। बेलफास्ट शिपयार्ड में लोहे की गर्म कीलों के ठोकने की आवाज गूंज रही थी। टाइटैनिक के बनने के कुछ आंकड़े सच में अविश्वसनीय हैं। जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच थी, जो लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यह 175 फीट ऊंचा था, लगभग 17 मंजिला इमारत के बराबर। इसका वजन 46,328 टन था। जहाज में 9 डेक थे। यह 3 बड़े इंजनों से चलता था जो कोयले से चलते थे। जहाज हर दिन 600 टन कोयला जलाता था। जहाज का स्ट्रक्चर बनाने में लगभग 3 मिलियन लोहे की कीलों का इस्तेमाल हुआ था। इस्तेमाल किया गया स्टील 26,000 टन था। बॉयलर रूम 5 और 6 में 29 बड़े बॉयलर थे। टाइटैनिक की लग्जरी मशहूर थी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, जिम, टर्किश बाथ और वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट था। खूबसूरत ओक की सीढ़ियां, महल जैसे कमरे, एक बड़ा डाइनिंग हॉल, सब कुछ एलीट क्लास के लिए डिजाइन किया गया था। सेकंड क्लास पैसेंजर को भी अच्छी सुविधाएं मिलती थी और थर्ड क्लास या स्टीयरेज पैसेंजर, जो ज्यादातर यूरोप से आए इमिग्रेंट्स थे और अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, उन्हें भी पहले से बेहतर सुविधाएं मिली। 31 मई 1911 दोपहर की धूप में बेलफास्ट शिपयार्ड में हजारों लोग जमा थे। टाइटैनिक पहली बार पानी पर तैरा। इस ऐतिहासिक पल में लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे। हर तरफ उत्साह और खुशी की लहरें थीं। लेकिन तब किसे पता था इस खुशी का सिर्फ 1 साल इतना बुरा अंत होगा। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन पोर्ट, इंग्लैंड। सुबह से ही पोर्ट पर जश्न का माहौल था। टाइटैनिक अपनी पहली और ऐतिहासिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। मंजिल न्यूयॉर्क। इस सफर में 2224 लोग थे, पैसेंजर और क्रू। फर्स्ट क्लास में 325, सेकंड क्लास में 285 और थर्ड क्लास में 710 लोग थे। क्रू में 899 लोग थे। फर्स्ट क्लास पैसेंजर लिस्ट उस जमाने के अमीर और मशहूर लोगों से भरी थी। जॉन जैकब एस्टोर चौथा थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी दौलत $87 मिलियन थी। बिजनेसमैन बेंजामिन गुगेनहाइम थे। मार्गरेट मॉली ब्राउन, जो कोलोराडो में एक सोने की खदान की मालिक थी। इसिडोर स्ट्रॉस थे, जो मैसीज डिपार्टमेंट स्टोर के को-ओनर थे, और उनकी पत्नी इडा थी। शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी और सम्मानित कैप्टन थे। रिटायरमेंट से पहले यह उनकी आखिरी यात्रा थी। दोपहर 12 बजे टाइटैनिक साउथहैम्पटन से निकला। हजारों लोगों ने अलविदा कहा। किसने सोचा होगा यह विदाई का सीन कई लोगों के लिए हमेशा के लिए विदाई बन जाएगा। फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में पैसेंजर और मेल लेने के बाद टाइटैनिक 11 अप्रैल की रात को अटलांटिक पार करने के लिए निकला। चारों तरफ नीला समंदर,
ऊपर नीला आसमान और आगे सपनों का अमेरिका। अटलांटिक के पार टाइटैनिक का सफर आराम से चल रहा था, लेकिन समुद्र के तल पर एक अनदेखा खतरा तैर रहा था, आइसबर्ग। अप्रैल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग की संख्या बहुत ज्यादा थी। आर्कटिक से तैरते हुए ये बड़े आइसबर्ग समुद्र की सतह पर दिखने वाले आइसबर्ग से 9 गुना मोटे पानी के अंदर है। 14 अप्रैल की सुबह से टाइटैनिक के वायरलेस रूम में एक के बाद एक वार्निंग आने लगी। अलग अलग जहाज टेलीग्राम भेज रहे थे कि रास्ते में एक आइसबर्ग है। सुबह 9 बजे एसएस कार्मेनिया ने एक आइसबर्ग की रिपोर्ट दी। दोपहर में एसएस नॉर्मल ने और दोपहर में एसएस बाल्टिक ने चेतावनी भेजी। शाम 5 बजे एसएस अमेरिका ने 2 बड़े आइसबर्ग की रिपोर्ट दी, लेकिन इन चेतावनियों को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। टाइटैनिक धीमा नहीं हुआ। ब्रूस इसमें तय समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन स्मिथ ने भी जहाज का रास्ता थोड़ा ही बदला, थोड़ा दक्षिण की ओर। शाम करीब 7 बजे तापमान तेजी से गिरने लगा। ये आइसबर्ग होने का साफ संकेत था, लेकिन जहाज पूरी स्पीड से चल रहा था, लगभग 22 नॉट प्रति घंटा। रात 11 बजे एसएस कैलिफोर्नियन ने वायर से रिपोर्ट दी। वे एक आइसबर्ग की वजह से रुक गए थे। टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स यात्रियों को प्राइवेट मैसेज भेजने में बिजी था। उसने कैलिफोर्नियन को जवाब दिया, चुप रहो, मैं केप रेस से बात करने में बिजी हूँ। इस फैसले के भयानक नतीजे कुछ ही घंटों में सामने आने वाले थे। रात 11:40 बजे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आगे अंधेरे में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। उसने 3 बार घंटी बजाई और फोन पर कहा, आइसबर्ग आगे है। ब्रिज ऑफिसर बकले ने व्हीलमैन को ऑर्डर दिया, हार्ड ए स्टारबोर्ड, यानी जहाज को बाईं ओर। सिग्नल इंजन रूम में गया, स्पीड रोको, पीछे की ओर चलाओ। लेकिन इतने बड़े जहाज को सिर्फ 37 सेकंड में रोकना या मोड़ना नामुमकिन था। रात 11:40 बजे टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया। पहली नजर में टक्कर हल्की लगी। कई पैसेंजर सो रहे थे, उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ को बस हल्का झटका लगा, लेकिन पानी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड में लगभग 90 मीटर लंबी दरार बना दी। इस दरार के साथ 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में ठंडा समुद्री पानी बहने लगा। टाइटैनिक के डिजाइन में लिखा था कि अगर कोई 4 कंपार्टमेंट पानी से भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा, लेकिन अगर सभी 6 कंपार्टमेंट एक साथ पानी से भर जाएं, तो जहाज को बचाना मुमकिन नहीं होगा। कैप्टन स्मिथ ने जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज से हालात का रिव्यू किया। एंड्रयूज का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, जहाज डूब जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय था। कैप्टन स्मिथ समझ गए थे कि इस सौर में जान देने वालों के लिए अब आखिरी मौका है। आधी रात के कुछ देर बाद कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया, लाइफ बोट नीचे उतारो, पैसेंजर्स को निकालो। लेकिन यहाँ एक भयानक सच सामने आया। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी। उनकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 1178 लोगों की थी, लेकिन जहाज पर 2224 लोग थे। यानी अगर जहाज डूब जाता तो आधे से ज्यादा लोगों के बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन असल में इससे भी ज्यादा भयानक कुछ हुआ। लाइफ बोट बिना भरे ही नीचे उतार दी गई। पहले कुछ लाइफ बोट में सिर्फ 12 से 28 पैसेंजर थे, जबकि कैपेसिटी 65 थी। इसका सिर्फ एक कारण था, ऐसा नहीं माना जा रहा था कि टाइटैनिक सच में डूब रहा है। पैसेंजर लाइफ बोट पर चढ़ने से मना कर रहे थे। कई लोगों ने कहा, टाइटैनिक डूब नहीं सकता, लाइफ बोट पर चढ़ने से ज्यादा सुरक्षित जहाज पर रहना है। इस बीच वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड ने इंटरनेशनल सिग्नल CQD भेजना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने नया इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल SOS भेजा, जो टाइटैनिक के पहले इस्तेमाल में से एक था। आसपास के जहाजों को सिग्नल मिला। सबसे पास SS कार्पेथिया था, लगभग 58 नॉटिकल मील दूर। उसके कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन पूरी स्पीड से टाइटैनिक की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। SS कैलिफोर्नियन और भी पास था, सिर्फ 10 से 15 मील दूर, लेकिन उनका वायरलेस ऑपरेटर रात 11 बजे सो गया था। टाइटैनिक संकट शुरू होने से कुछ ही पल पहले कैलिफोर्नियन के डेक पर क्रू ने टाइटैनिक के सिग्नल रॉकेट देखे थे, लेकिन उन्हें सही से समझ नहीं पाए। जहाज धीरे धीरे आगे की ओर झुक रहा था, पानी बढ़ रहा था, दहशत फैल रही थी, लेकिन इस डर में भी एक अनोखी बहादुरी की कहानी। 8 लोगों की एक टीम बैंड बजाती रही। मकसद एक ही था, यात्रियों का हौसला बनाए रखना, दहशत को फैलने से रोकना। वे आखिरी पल तक बजाते रहे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसिडोर स्ट्रॉस ने अपनी पत्नी से लाइफ बोट में चढ़ने को कहा, लेकिन ईडा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, हम साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े डेक कुर्सियों पर बैठ गए। दोनों समुद्र में एक साथ खो गए। अमीर बिजनेसमैन गुजनहाइम अपने केबिन में गया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने कहा, हम जेंटलमैन की तरह मरने के लिए तैयार हैं। मॉली ब्राउन, वो खुद लाइफ बोट में बैठी रही और दूसरों का हौसला बनाए रखा,
वह बच गई और बाद में अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जानी गई। तीसरी क्लास के यात्रियों के मरने की संभावना सबसे ज्यादा थी। जहाज के निचले डेक पर होने की वजह से ऊपर पहुंचने में बहुत समय लगा। कई गेट बंद थे, भाषा की भी दिक्कत थी, कई माइग्रेंट्स को इंग्लिश नहीं आती थी। सुबह 2:17 बजे जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह डूब गया था। पिछला हिस्सा लगभग 90 डिग्री के एंगल पर उठा हुआ था। डेक पर खड़े लोग एक एक करके समुद्र में गिर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा अलग हो गया। बहुत जोरदार आवाज, फिर सन्नाटा। दुनिया का सबसे घमंडी जहाज समुद्र की गहराई में खो गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक 3800 मीटर की गहराई में डूब गया। जो लोग पानी में गिरे थे वे डूब रहे थे या हाइपोथर्मिया से मर रहे थे, यानी ठंड से जमकर मर रहे थे। एक सेहतमंद इंसान -2 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी में ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जब लाइफ बोट पास आई तब भी कई लोग जिंदा बच गए लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर ज्यादा लोग चढ़ गए तो लाइफ बोट डूब जाएगी। सिर्फ एक लाइफ बोट वापस लौटी, लाइफ बोट नंबर 14। उससे कुछ लोगों को जिंदा बचाया जा सका। सुबह के 4 बजे क्षितिज पर रोशनी दिखने लगी है। लाइफ बोट बर्फीले समुद्र में तैर रही है। बचे हुए लोग आधे मरे हुए हैं। अचानक क्षितिज पर रोशनी दिखाई देती है। एसएस कारपेथिया आ रहा है। कारपेथिया के कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन ने उस रात एक अनोखा काम किया। जैसे ही उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, उन्होंने जहाज की मैक्सिमम स्पीड बढ़ा दी। वो आइसबर्ग के खतरे को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़े। उनके जहाज पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल इक्विपमेंट थे। सुबह 4:10 से 8:30 के बीच बचे हुए लोगों को लाइफ बोट से कारपेथिया पर ले जाया गया। कुल 710 लोग बचे। अंदाजा है कि 1500 से 1517 लोग मारे गए। क्लास के हिसाब से बचने की दर में काफी फर्क था। फर्स्ट क्लास के पुरुष यात्रियों में से 33% बचे, जबकि 97% महिलाएं बचीं। थर्ड क्लास के सिर्फ 16% पुरुष और 46% महिलाएं बचीं। ये आंकड़े उस जमाने की क्लास में भेदभाव का साफ सबूत हैं। जब 15 अप्रैल 1912 की सुबह यह खबर आई टाइटैनिक डूब गया है, तो दुनिया हैरान रह गई। पहले तो कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। टाइटैनिक डूब नहीं सकता। यह यकीन इतना गहरा बैठा हुआ था कि कुछ शुरुआती अखबारों ने लिखा टाइटैनिक डूब रहा है लेकिन सब सुरक्षित हैं। लेकिन जब सच सामने आया, ब्रिटेन, अमेरिका और पूरी दुनिया में दुख की लहर दौड़ गई। हजारों लोग न्यूयॉर्क हार्बर में इंतजार कर रहे थे, अपनों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब 18 अप्रैल की रात को कारपेथिया डॉक पर आया तो कई लोग उन 710 जिंदा बचे लोगों में शामिल नहीं थे। साउथहैम्पटन का पोर्ट शहर दुख में डूबा हुआ था। इस शहर में क्रू मेंबर्स के परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। एक परिवार के कई सदस्य जहाज पर थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में जांच शुरू हुई। अमेरिकन सीनेट की जांच कमेटी के हेड सीनेटर विलियम एल्डन स्मिथ थे। उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इस्मे समेत कई लोगों से पूछताछ की। जांच में जो कमियां सामने आईं वे बहुत बुरी थीं। पहली, लाइफ बोट की कमी। 2200 लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं, जबकि समुद्र के कानून के हिसाब से और ज्यादा की जरूरत थी। दूसरी, लाइफ बोट ड्रिल की कमी। यात्रियों को पता नहीं था कि कहां जाना है। तीसरा, आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज करना। चौथा, जहाज की बहुत ज्यादा स्पीड। पांचवा, कैलिफोर्नियन का कुछ न करना। ब्रूस इस्मे की लाइफ बोट में अपनी जान देने के लिए आलोचना हुई। कई लोगों ने उन्हें कायर कहा। इस जांच से समुद्री सुरक्षा में बड़े बदलाव हुए। 1914 में समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सोलास बनाया समा गया। इस समझौते के अनुसार जहाज पर हर यात्री के लिए काफी लाइफ बोट होना जरूरी था। एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। 24 घंटे वायरलेस कम्युनिकेशन जरूरी था। दशकों तक टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में बिना खोजे पड़ा रहा। 1985 में एक मिलीजुली अमेरिकी फ्रेंच टीम ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में मशहूर जहाज के बचे हुए हिस्से अटलांटिक में लगभग 3800 मीटर की गहराई पर न्यू फाउंडलैंड से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिले। टाइटैनिक 2 ब्याज बड़े हिस्सों में बंटा हुआ था। आगे और पीछे के हिस्से के बीच की दूरी करीब 600 मीटर थी। जहाज के अलग अलग हिस्से, फर्नीचर, क्रॉकरी, जूते और लोगों की जिंदगी की यादें इधर उधर बिखरी हुई हैं। तब से कई एक्सपीडिशन टाइटैनिक के मलबे के पास गए हैं। हजारों चीजें इकट्ठा की गई हैं। जहाज के मेटल के एनालिसिस से पता चला है कि इस्तेमाल किए गए स्टील में सल्फर ज्यादा था, जो ठंड में कमजोर हो जाता है। कीलों में भी मेटल से जुड़ी कमजोरियां थीं। इस खोज से यह साबित हुआ कि टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से नहीं
बल्कि बनाने के सामान की क्वालिटी की वजह से भी डूबा था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह इंसानी सभ्यता का एक निशान बन गया है। 1997 में डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने फिल्म टाइटैनिक बनाई, लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट स्टारिंग। यह फिल्म दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म ने 11 ऑस्कर जीते। सेलिन डियोन का गाया गाना माई हार्ट विल गो ऑन एक हमेशा याद रहने वाला क्लासिक बन गया। टाइटैनिक के बारे में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, अनगिनत डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं। बेलफास्ट और दुनिया के दूसरे हिस्सों में म्यूजियम बनाए गए हैं। बेलफास्ट में टाइटैनिक बेलफास्ट म्यूजियम अभी यूरोप के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। ये ठीक वहीं है जहां यह शानदार जहाज कभी बना था। 2023 में एक दुखद घटना में टाइटन सबमर्सिबल, जो टाइटैनिक के खंडहर देखने गया था, गहरे समुद्र में डूब गया। 5 खोजकर्ता मारे गए। ऐसा लगा जैसे टाइटैनिक ने एक बार फिर संदेश दिया, समुद्र को नजरअंदाज मत करो। टाइटैनिक का डूबना हमें कई गहरे सबक सिखाता है। टेक्नोलॉजी का घमंड लोगों को अंधा कर देता है। जो जहाज डूबने वाला नहीं होने का दावा करता था, वह सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। कुदरत के सामने इंसानी घमंड कुछ भी नहीं है।